नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो एमसीक्यूज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई हुई है उसका आज पांचवा पार्ट है। 1 से 4 पार्ट हमने पहले देख चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आपको वो इससे पहले वो देखने चाहिए। और आज बढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5। इसमें चलिए बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले जो राज्याभिषेक की परंपरा है इसके अंतर्गत देखा है तो ए ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर वैदिक काल में, बी है ऋग्वैदिक काल में, सी है महाकाव्य में काव्य काल में और डी है सूत्र काल के अंतर्गत। तो इसके अंदर ऋग्वैदिक काल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा को प्रारंभ किया गया था। इसमें ऋग्वेद से ही पता चलता है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहते थे और आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ राजसूय यज्ञ किया जाने लग गया। इस यज्ञ का विस्तृत विवरण शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंतर्गत पूछा गया कि वैदिक काल में प्रजा द्वारा राज्य की स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान किस नाम से जाना जाता था। तो इसके अंदर ऑप्शन ए पर्ण है, बी है बलि है, सी है भाग है और डी है निष्क है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी बलि सही हो जाएगा। इसमें बलि ही ऐसा भुगतान माना जाता है जो कि दिया जाता था। ऋग्वेदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान ही बलि के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में बलि एक आवश्यक कर हो गया था और मौर्य काल तथा गुप्त काल में बलि एक धार्मिक कर था। उत्तर वैदिक काल में बलि को भाग भी कहा जाता था जबकि निष्क स्वर्ण ढेर या आभूषण था। कालांतर में यही भारत का प्रथम स्वर्ण सिक्का बना था। तो निष्क तो स्वर्ण सिक्का था और इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा बलि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर पूछा ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई। ऑप्शन इसमें दिए हुए ए दक्षिण भारत में, बी पंजाब में, सी मध्य भारत में और डी ए सब सैंधव प्रदेश के अंतर्गत। तो ऋग्वेद की जो रचना मानी गई है वो सब सैंधव प्रदेश ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें मानी गई है और ऋग्वेद की रचना सब सैंधव प्रदेश में हुई थी और इसी सब सैंधव प्रदेश का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में ही हमें मिलता है। ये 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसका आधुनिक नाम सतलज है, विपाशा जिसका आधुनिक नाम व्यास है, परुष्णी जिसका आधुनिक नाम रावी है, वितिस्ता जिसका नाम झेलम है, अस्कनी जिसका नाम चिनाब है से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सब सैंधव प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंतर्गत है कि वेद शब्द का अर्थ है। इसमें ऑप्शन ए है ज्ञान, बी में धर्म संहिता, सी आचार्य संहिता, डी है ज्ञान का रहस्य। तो वेद को क्या कहा गया है या वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें ज्ञान। और वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वेदों में प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है और वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे पहले 3 वेदों को तो वेद त्रयी कहा जाता है जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है और अथर्ववेद इनमें शामिल नहीं होता है क्योंकि इसमें इस यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन होता है, इसलिए वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्यतः ऑप्शन ए यज्ञ, बी है मूर्ति पूजा, सी है कर्मकांड और डी है तांत्रिक अनुष्ठान। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं के अंदर मुख्य रूप से देखा गया है वो यज्ञ को माना गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। यज्ञों का सृजन, अंगीकरण और विस्तारण इतना बढ़ गया कि कर्मकांडीय जटिलता दुरह तथा अत्यधिक खर्चीली हो गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा यज्ञ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर वैदिक युग में ए ऑप्शन है इसमें मजबूत गणराज्य थे, बी में पैतृक परिवार थे, सी में सरकारी खेती थी और डी के अंदर सामाजिक आर्थिक समानता थी। तो इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक युग के अंतर्गत पैतृक परिवार थे, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का जीवन घुमंतु तो था लेकिन उत्तर वैदिक युग में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आ गया था। छोटे छोटे जन मिलकर एक बड़ी इकाई जनपद में परिवर्तित हो गए थे। इससे राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हो गई थी।
और पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन ये हुआ कि राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर और भूमि विस्तार हो गया था। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक युग में समाज में पैतृक परिवार हो गए और सामान्यतः पिता ही परिवार का मुख्य होता था, जबकि हमने उससे पहले हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उनमें मात्र सत्तात्मक कही जाती थी। तो लेकिन पूर्व वैदिक जो आर्य थे, इनका पूर्व वैदिक आर्य तो घुमंतु थे लेकिन और वहां पे मात्र सत्तात्मक था, जबकि उत्तर वैदिक युग के अंतर्गत पितृ सत्तात्मक परिवार हो गए थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी पैतृक परिवार सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन त्रिवर्ग में नहीं आता है? इसके अंतर्गत तो ऑप्शन ए है धर्म, बी में अर्थ, सी में काम और डी के अंदर मोक्ष। तो इसके अंतर्गत जो मोक्ष है उसी को त्रिवर्ग में नहीं माना जाता है। प्राचीन काल में व्यवस्थाकारों ने मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें प्रथम 3 अर्थात धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग में आते हैं, जबकि मोक्ष है, मोक्ष को इसके अंतर्गत नहीं माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन ए है जन, बी में सभा, सी में समिति और डी के अंदर है विधित। तो इसका ऑप्शन जन सही हो जाएगा। जन में ही नहीं किया, विचार विमर्श है वो नहीं किए जाते थे जन के अंतर्गत। तो इसमें ऋग्वेदिक आर्य अनेक जनों में विभाजित थे। जन विश्व में थे, विश्व ग्राम में थे और ग्राम कुल में विभाजित होते थे। इसके साथ ही सभा, समिति और विदत संस्थाएं भी थी जिनमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसमें विदत सबसे प्राचीन संस्था थी जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है, जबकि सभा का 8 बार और समिति का 9 बार। इस प्रकार से देखा जाए तो इनका उल्लेख मिलता है। इस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था? इसमें ऑप्शन ए अश्वमेध, बी में वाजपेयी, सी में राजसूय और डी के हैं अग्निष्टोम। तो इसके अंतर्गत जो पूछा गया है कि कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, तो इसमें राजसूय यज्ञ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था और इस यज्ञ में वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ में मुख्य पुरोहित को कभी कभी काफी गायें दान में दी जाती थी और यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करता था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन है अपनी साम्राज्य वृद्धि के लिए करता था। तो इस प्रकार से हमने देखा अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, वाजपेयी में क्या और राजसूय में क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंतर्गत है समुद्र का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन ए ऐत्रेय में, बी स्मृति ग्रंथ में, सी उपनिषद में और डी है ब्राह्मण ग्रंथ में। तो इसके अंदर जो ऐत्रेय है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ही समुद्र का उल्लेख हमें मिलता है और ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है और समुद्र का उल्लेख ऐत्रेय के 2 छंदों में मिलता है जिसमें 4 समुद्रों का उल्लेख है, अपर और सारस्वत और शरणावत। पूर्व, अपर, पूर्व, सारस्वत और शरणावत, इस प्रकार के समुद्रों का उल्लेख मिलता है और इसमें ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि सिंधु नदी से परिचित आर्य इस समुद्र से अवश्य ही भिन्न या भिन्न होंगे, क्योंकि जानते होंगे कि आर्य समुद्र के अवश्य ही इसके बारे में, क्योंकि सिंधु नदी से परिचित है तो आर्य समुद्र से भी अवश्य परिचित रहे होंगे, किंतु शेष 3 समुद्रों की पहचान के विषय में विद्वानों में मतभेद माना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग होता था? तो इसके अंदर ऑप्शन ए है राजसूय, बी में है पुरुष में, सी में अश्वमेध और डी के अंदर है वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर इसके अंतर्गत पूछा गया है कि किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग होता था? तो ऑप्शन बी, इसमें पुरुष मेघ जो है उसके अंदर 25 यूपों का प्रयोग होता था और इसमें इस यज्ञ में 5 दिनों तक चलता था ये यज्ञ और इस यज्ञ को करने वाले ब्राह्मण या क्षत्रिय होते थे। इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी और राजसूय यज्ञ में मुख्य पुरोहित को कभी कभी काफी गायें दान प्रदान की जाती, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा। और अश्वमेध यज्ञ वो राजा अपने साम्राज्य में वृद्धि में के लिए करता था और यह यज्ञ 21 बंध्या गायों के दान तथा पुरोहितों को दक्षिणा देकर ही पूरा होता था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी
पुरुष मेघ है वो इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंतर्गत है कि वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन, किसी सामंतीय परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर के साथ संभोग, और डी है पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रतीक सती होना। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन सी निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ में संभोग जो किया जाता था उसे ही नियोग कहा जाता था। इसमें वैदिक समाज में नियोग शब्द का तात्पर्य निसंतान विधवा स्त्री का पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ में संभोग करना माना गया है। अधिकतम 3 संतान पैदा करने की अनुमति होती थी और नियोग विधि से पैदा हुई संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो सी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था। इसमें है अग्निहोत्र, बी में अग्निष्टोम, सी में पितृयज्ञ, डी के अंदर श्राद्ध। तो इसके अंतर्गत जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अग्निष्टोम जो बी ऑप्शन है उसे ही सोम यज्ञ माना जाता था। इसके अंतर्गत इस यज्ञ में सोमरस देवताओं को अर्पित किया जाता था और उसी से अग्नि में हवन भी दिया जाता था। वैदिक काल में ये यज्ञ कई दिनों तक चलता था तथा इसमें राजा के साथ साथ जनता भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती थी। इस प्रकार से इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी अग्निस्टोम सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल कर्ण कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है। इसमें ऑप्शन है मंडल 2, बी ऑप्शन है मंडल 4, सी ऑप्शन है मंडल 6, डी है मंडल 8। इसके अंतर्गत देखा जाए तो मंडल जो 8 है वही इसका आंसर हो जाएगा। वही कर्ण कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह इसी मंडल 8 में ही दिया गया है। तो प्रत्येक मंडल जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित है। और उसी प्रकार से जो द्वितीय मंडल है वो गुरुत संबंध को था और चतुर्थ मंडल का संबंध वामदेव से माना जाता है और अंगिरस छठे मंडल का संबंध भारद्वाज से था और 8वें मंडल का है संबंध है वो कर्ण ऋषि से माना गया है। इसी प्रकार से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इसके अंतर्गत है कि किस ग्रंथ में जल पलावन की कथा का वर्णन है। इसमें ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी कौशिकी ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी है गोपथ ब्राह्मण। तो इसके अंतर्गत जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंतर्गत ही जल पलावन की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है और जिसके द्वारा विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार रूप धारण करके मनु और सत्य रूपा को बचाया था। इसमें तो शतपथ ब्राह्मण के अंदर जल पलावन की कथा का वर्णन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इसके अंतर्गत देखा है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। इसमें ऑप्शन है मैत्रायणी, डी कौशिकी से वरदारण्यक और डी है केन। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि कौन से निराशावाद के तत्व हमें कौन से में दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर जो मैत्रायणी ऑप्शन ए है उसी के अंदर निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं और मैत्रायणी उपनिषद है वो बाद में लिखे जाने वाले उपनिषदों में से एक है। इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व हमें दिखाई दिए। इसी प्रकार से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इसके अंतर है कि वैदिक सभा और समितियों को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें ऑप्शन है इंद्र है, बी में अग्नि है, सी में प्रजापति है और डी के अंदर बृहस्पति है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रजापति, क्योंकि प्रजापति के जो प्रजापति देवता हैं उन्हीं की सभा और समिति को 2 पुत्रियां उनकी ही कहा गया है और ये अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वोच्च देवता था और इससे पता चलता है कि इन 2 संस्थाओं की महत्ता अभी भी थी इसके अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंतर्गत है कि उपनिषदों के काल में अजातशत्रु कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए अंग का, बी काशी का, सी कौशल का और डी है विदेह का। तो अजातशत्रु को कहाँ का माना गया है। अजातशत्रु काशी के, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काशी के शासक थे। उपनिषदों में अजातशत्रु को काशी का शासक इसीलिए बताया गया और उपनिषदों में उल्लेखित अन्य शासकों में के अशुपति थे, विदेह के जनक थे, कुरु के उद्दालक थे, उद्दालक आरुणी थे और पांचाल के प्रवाहन जाबाली थे। इस प्रकार से इनको अलग अलग देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19
ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो इसके अंदर ऑप्शन ए है अश्वनी एवं परुष्णी, बी में विपाशा एवं सतुद्री, सी है सिंधु एवं वितस्ता, डी के अंदर कुंभा है सुवास्तु। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो कुंभा व जो सुवास्तु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुंभा, कुरमु, गोमती, जिसको गोमल कहा जाता है, सुवास्तु, स्वात का उल्लेख है। और इसी तरह ऋग्वेद में सत्संध्य प्रदेश का वर्णन मिलता है। ये 7 नदियां सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितिस्ता, अश्विनी से घिरा क्षेत्र था। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात अफगानिस्तान और पंजाब में ही बसे थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी कुंभा व स्वास्तु सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंतर्गत है उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो ऑप्शन ए काशी के थे, बी कुरु पांचाल के थे, सी मद्र के थे और डी विदय के थे। तो उद्दालक और आरुणी है वो कुरु व पांचाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुरु व पांचाल के ही दार्शनिक थे। और इसमें पांचाल के राजाओं में प्रमाण जेवबली, आरुणी और श्वेत केतु का नाम मिलता है। ये उच्च कोटि के चिंतक एवं दार्शनिक थे। उपनिषद काल में विदय ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया था और विदय के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जो प्राचीन भारत की जो सीरीज है एमसीक्यूज की, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने सोल्व किए और इसी प्रकार से अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्राचीन भारत से संबंधित हैं और आने वाली जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहे स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल से। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और आगे देखने हैं और इसी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी अधिक से अधिक मोटिवेशन मिलता रहे।